नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाथफाइंडर की एनसीईआरटी सीरीज में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6th ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी द चैप्टर नंबर 3, जिसके तहत हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो हमने पहले आपके साथ इस चीज का ब्रीफली जिक्र किया हुआ है कि जो धरती है उसमें हमें कुल मिला के दो तरह के मोशंस देखने को मिलते हैं। एक है द मोशन ऑफ रोटेशन, यानी कि जिसमें अगर ये आपकी धरती है तो बेसिकली ये इस तरीके से अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूम रही है, ये इस तरीके से अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूम रही है, इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जो दूसरा मोशन है जिसको कि हम लोग रेवोल्यूशन का मोशन बोलते हैं, तो अगर ये पेन जो है ये सन है तो ये धरती जो है ये इसके इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। इस चीज को हम लोग द मोशन ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। इन दोनों ही मोशंस को समझने का प्रयास हम लोग आज के इस सेशन में, आज के इस चैप्टर में करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ सेशन। 30-35 मिनट्स में आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। दोस्तों, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस रीजन। सबसे पहली बात तो इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस है, मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं कि डे और नाइट का जो फिनोमिना है तो वो हमें कैसे देखने को मिला, वो डायरेक्टली रोटेशन के साथ संबंधित है। उसके बाद आगे जाकर के जब हम बात करते हैं कि सीजन्स का जो फिनोमिना है वो हमें कैसे देखने को मिला, तो वो हमें रेवोल्यूशन के साथ संबंधित देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये कि ये इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो कि हमें आज ही इसी चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो रोटेशन रेवोल्यूशन के साथ संबंधित चीजें हैं जिनको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इवेंचुअली आगे जाकर के जब आप लोग क्लाइमेटोलॉजी की गहराई में जाएंगे, आप लोग वहां पर चीज़ों को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग ह्यूमिडिटी को पढ़ेंगे, या कोई भी आप लोग चीज़ पढ़ते हैं, आप किसी भी चीज़ का जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जाते हैं तो वहां पर ये चीज़ें बहुत यूजफुल आती हैं कि कोई भी चीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर ऐसा ही क्यों देखने को मिला, या रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐसा ही क्यों देखने को मिला, तो वहां पर भी रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। रोटेशन की भूमिका आगे जाकर के उतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इनफैक्ट आज के इस सेशन में हमने जो सबसे पहले सेशन में आपके साथ टिल्ट की बात करी थी, जो पिछले चैप्टर में हम लोग टिल्ट की चर्चा करके आए थे, तो टिल्ट के साथ हम लोग रेवोल्यूशन वाली चीज को टाई अप करेंगे। दोनों को एक साथ जब रिलेट करेंगे तब भी आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है कि एग्जैक्टली टिल्ट और रेवोल्यूशन आखिरकार मिलकर के किस तरीके से सीजन्स को बदलने में हेल्प करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर ही क्यों है, यह कहीं और देखने को क्यों नहीं मिला। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री दक्षिण में ही क्यों है। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा भी आज के इस सेशन में होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 35,000 से भी ज्यादा आपको सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज द जेन्युइन टेलीग्राम चैनल जिसको जाकर के आपको बेसिकली फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कुछ आने वाले रविवार के दिन आपके लिए हम लोग समुद्र मंथन का जो नेक्स्ट टेस्ट है वो लेकर आ रहे हैं, जो कि होने वाला है जुलाई 9 को मॉर्निंग 10:30 AM पे। 50 MCQs इसमें होने वाले हैं। केवल 1 घंटा आपको हमें देना है। जो टॉप रैंकर्स होंगे उसको काफ़ी अच्छे अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स देखने को मिलेंगे, और बाकी जनरली भी जो लोग यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं उनको भी एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग फिर से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द 17th ऑफ जुलाई। इसके पहले हमने कई सारे बैचेस को लॉन्च कर दिया है, वहां पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी अच्छे रिस्पांस को आगे बढ़ाते हुए, बिकॉज अभी भी बहुत सारी क्वेरीज हमें देखने को मिल रही हैं, तो उड़ान बैच को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं फॉर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बैच को लॉन्च किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई, जिसमें 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस में आपको मेन्स और प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में मेन्स और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसी के तहत आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। वंस आपका प्रीलिम्स और मेन्स हो जाता है तो इफेक्टिवली आपको जो मेन्स मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाई जाने वाली हैं। इसी पूरे के पूरे कोर्स में मेरे द्वारा आपको प्रॉपरली ज्योग्राफी अवेलेबल करवाई जाएगी, विच इंक्लूड्स फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, और इसी कोर्स में साइंस एंड टेक की क्लासेस भी मेरे द्वारा ही दोस्तों आपके लिए ली जाने वाली हैं। सो यदि आपने एनरोल नहीं किया है, अभी जाकर के एनरोल कीजिए। इसका जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसमें एनरोल करते टाइम यू हैव टू यूज द कूपन कोड ANI UPSC। यही एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो कि आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत सारे फ्री
फ्री में इनिशिएटिव्स जो हैं वो यूट्यूब पर भी टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। कोर्स का जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज़, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लोग आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। दोस्तों, उड़ान के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी हम लोग कंबाइन करके लेके आ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो कोर्स है ये बेसिकली शुरू होने वाला है फ्रॉम द 1 अगस्त, और ये वाला जो कोर्स आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर लेते हैं तो 8,000 में जीएस और 8,000 में आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल अवेलेबल करवाया जा रहा है। लेकिन अगर आप कंबाइन करके लेते हैं तो केवल आपको 15,000 में ही ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा, विच इज अगेन द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शनल कॉम्बो बैच इन एंटायर इंडिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं पर भी आपको इतने सस्ते दाम में ये वाले बैचेस अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए भी एनरोल करते टाइम यू हैव टू यूज द कूपन कोड ANI UPSC। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली सबसे पहले हम लोग रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में क्विकली समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने पहले भी देखा था कि धरती जो है वो टिल्टेड है। इनफैक्ट उसी चीज को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली जो धरती की लाइन है ये दोस्तों सीधी वाली लाइन है, जो कि हमें लगता था कि धरती इसी लाइन के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी धरती की जो लाइन है वो असल में जो एक्सिस है वो टेढ़ी बनी हुई है। तो हमने कहा था कि ये प्रिंसिपली हमने सोचा था, लेकिन ये रियलिटी है जो कि हमें देखने को मिलती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द रियलिटी, इसी चीज को दोस्तों हम लोग टिल्ट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, जिसको कि 23.5 डिग्री का टिल्ट हमें देखने को मिल जाता है। ये जो मैंने यहां पर एंगल बनाया है दैट इज जो आपका एक्सिस है, जो आपके ये सीधी लाइन से कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे टिल्ट का नाम दे देते हैं। अगर मैं आपको साथ में कहूं कि आपको इसी चीज का जो एंगल है वो इसके साथ भी निकालना है, अगर हम यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि धरती को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो वी कैन ऑल्सो से कि यहां पर जो ये वाला एंगल है वो ऑब्वियसली 66.5 डिग्री होगा। ये वाला जो एंगल जिसको मैंने यहां पर बनाया है, इसको क्यों बनाया है, देखिए धरती ऐसे है, ये इस तरीके से टेढ़ी हो रखी है, तो इसका एंगल हम लोग इसके साथ निकाल रहे हैं। ये आपकी टेढ़ी एक्सिस है, ये आपकी टेढ़ी एक्सिस है, इसका एंगल इसके साथ निकाल रहे हैं तो 23.5 डिग्रीज है। लेकिन दोस्तों एक धरती का ऑर्बिटल प्लेन है जिसमें धरती घूम रही है, ये धरती का ऑर्बिटल प्लेन है जिसको मैंने यहाँ पे सीधी लाइन से डिनोट किया है। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ धरती का जो एंगल है वो 66.5 डिग्री हमें देखने को मिल जाता है। क्या हम लोग ये भी चीज यहाँ पे डिड्यूस कर सकते हैं? आई थिंक ये भी चीज हम लोग इस सिंपल सी फिगर से इसको डिड्यूस किया जा सकता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाला एंगल, अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द नॉर्मल। ये दोस्तों धरती का नॉर्मल जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये धरती का ऑर्बिटल प्लेन है, क्योंकि धरती इसी प्लेन में घूम रही है। अगर ये आपकी धरती है जो कि आपको थोड़ी टेढ़ी देखने को मिल रही है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो ये इस तरीके से घूम रही है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है। ये देखिए, ये इसका रेवोल्यूशन वाला प्लेन है जो कि इस तरीके से घूम रहा है, और इस वाले प्लेन के साथ इसका जो एंगल बना हुआ है वो 66.5 डिग्री का बना हुआ है। ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। याद कीजिए, हमने पहले के चैप्टर में इस चीज को आपको समझाया था ऑर्बिटल प्लेन को, कि धरती का जो ऑर्बिट है, वी टोल्ड यू कि ये आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर आपका सन है तो इस तरीके से आपको धरती का एक एलिप्टिकल ऑर्बिट देखने को मिलता है, समवॉट लाइक दिस। ये आपका सन है, ये दोस्तों आपकी अर्थ है। तो इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये वाला आपका पूरा का पूरा जो अर्थ है वो सन के चक्कर को काट रहा है। तो ये तो केवल हमें इस एंगल को समझने के लिए हमने दोनों मोशंस को एक साथ डिस्क्राइब किया है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रोटेशन और रेवोल्यूशन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू स्टडी देम सेपरेटली। ऑलवेज उनको अलग अलग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, बिकॉज अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी पॉइंट को मिस आउट कर सकते हैं। अवॉइड डूइंग दैट। दोनों ही मोशंस को सेपरेटली इंडिविजुअली पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये अगर आपकी एक्सिस है तो इसी के ऊपर धरती की मूवमेंट हो रही है, जिसको कि अगेन हम लोग जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट की आपका रोटेशन धरती करती है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि इस रोटेशन वाली केस में बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां पर देखिए धरती का जो ये वाला हिस्सा है, ये आपको पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए इधर से सन आ रहा है तो ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इस हिस्से पे आपको रोशनी देखने को मिल रही है। जो बचा हुआ आपका आधा हिस्सा है, यहां पर आपको अंधेरा देखने को मिल रहा है। एम आई करेक्ट टिल हियर? तो यहां पर एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है,
इवन दो धरती की एक्सिस जो है वो ये वाली एक्सिस है, लेकिन रोशनी वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, जहां पर आपको धरती पे पूरी की पूरी रोशनी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जो अंधेरे वाला हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, जहां पर आपको अंधेरा देखने को मिल रहा है। इसको सिंपल अंग्रेजी में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो ये रोशनी वाला हिस्सा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वो एरिया है जो कि इल्यूमिनेटेड है, और ये वाला जो एरिया है ये वो एरिया है जो कि हमें डार्क देखने को मिलता रहता है। अब मैंने आपको बताया कि धरती जो है वो कंटिन्यूसली अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। जब दोस्तों धरती कंटिन्यूसली अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा, जो डार्क वाला हिस्सा है, ये भी कभी धरती के सामने आएगा, और जो फिलहाल हिस्सा धरती के सामने है ये भी कभी धरती के पीछे चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है चलते रहते हैं, और ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, क्योंकि धरती के जो रोटेशन का टाइम पीरियड है ये भी हम लोग पहले पढ़कर आ चुके हैं कि 24 आवर्स में धरती अपना रोटेशन पूरा करती है। इनफैक्ट इसमें जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो भी हमने पढ़ा था कि 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स के आसपास का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। यानी कि क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलता रहता है, और इधर से आपका जो सूरज है उसकी किरणें इसके ऊपर कंटिन्यूसली पड़ती रहती हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे हमें सूरज की किरणें देखने को मिलती रहती ही हैं। सो बेसिकली रोटेशन की वजह से क्या होता है कि कभी कोई हिस्सा है जो कि इल्यूमिनेटेड है, कभी कोई हिस्सा है जो कि आपको डार्क देखने को मिलता है। इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर हम कहना चाहें तो डेज एंड नाइट्स बेसिकली वो रोटेशन की वजह से हमें देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि यहां पर आपका सन तो फिक्स है। मान लीजिए ये पेन आपका सन है और ये अगर आपकी धरती है तो इस तरीके से ये घूमती रहती है। ये देखिए सीधी नहीं पकड़ी है, टेढ़ी पकड़ी है आपको एक्सिस को दिखाने के लिए, तो इस तरीके से घूमती रहती है। तो ये सन तो स्टेशनरी है, सन कहीं नहीं जा रहा, ये घूमता रहता है दोस्तों। ये आपका ये यहाँ पे फिक्स है, ये घूमता रहता है, और जैसे जैसे जो पार्ट जो आधा हिस्सा धरती का सन के सामने आता रहता है वहां पे हमें रोशनी देखने को मिलती रहती है। सो क्लियरली डेज एंड नाइट्स बेसिकली अकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। The portion which is facing the sun experiences day, while the other half away from the sun basically experiences the night। देखिए मैंने आपको अगेन बताया था कि जो एक्सिस है वो हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाई है। तो जो सन है वो ये सोच के आपके ऊपर रोशनी नहीं डाल रहा कि मुझे एक्सिस के हिसाब से धरती को दो टुकड़ों में करना है। मतलब कि जो एक्सिस है वो तो देखिए इस तरीके से बनी हुई है, तो ये नहीं कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रोशनी में होगा, जी नहीं। आपका जो पार्ट रोशनी में होगा वो तो धरती का ये वाला पार्ट ही है, वो सर्कल इसी हिसाब से बना हुआ है। दैट सर्कल इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। अगर मैं एक्सिस के हिसाब से आधा सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, एक्सिस के हिसाब से जो आधा सर्कल है वो तो ये बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये ओवरलैप हो रहा है, या फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। सो एक्सिस के हिसाब से ये वाला जो सन है वो उस हिसाब से काम नहीं करेगा। ये वाला जो एक्सिस है वो किसी और चीज़ों के लिए हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाई हुई है, लेकिन ओवरऑल जो आपका इल्यूमिनेशन वाला हिस्सा है वो तो आपका बेसिकली आधा हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द मतलब हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये वाला पार्ट आपका इल्यूमिनेटेड है और ये वाला पार्ट आपका डार्क देखने को मिल जाता है। ये सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, इसको दोस्तों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कह दिया जाता है। तो ये वाला जो सर्कल है ना, जो ये यहाँ पे सर्कल बन रहा है, ये पूरी धरती पे बनेगा इस तरीके से। अगर ये ऐसे आपने धरती को पकड़ा हुआ है तो ये दोस्तों पूरी धरती पे ऐसा बनेगा, पूरे सर्कल सा बनेगा, एंड दैट सर्कल इज बेसिकली कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ भी घबराने वाली चीज नहीं थी, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं थी। अब हम लोग रेवोल्यूशन को समझेंगे, एंड जब हम लोग रेवोल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे हम एज्यूम कर सकते हैं कि रोटेशन फिलहाल नहीं हो रही है। हालांकि दोनों के दोनों मोशंस हमेशा साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी धरती है मान लीजिए, तो ये इस तरीके से घूम भी रही है और ये इस तरीके से, यहाँ पर आपका सन है, लेट अस से दिस इज योर सन, तो इस तरीके से धरती घूम भी रही है और इस तरीके से धरती जो है वो रोटेट और रिवॉल्व, दोनों ही प्रोसेसेस हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग जब हम लोग रेवोल्यूशन को समझ रहे हैं तो रोटेशन को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रेवोल्यूशन का जो पीरियड है, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें कि धरती सन के इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर पूरा करती है, वो टाइम पीरियड असल में 365 एक चौथाई दिनों का है। मतलब कि 365 1/4 डेज का हमें देखने को मिलता है। और वहीं पर जो आपका रोटेशन का टाइम पीरियड है वो केवल 24 आवर्स का है। तो अगर आप दोनों को देखेंगे तो उसमें टाइम पीरियड का भी डिफरेंस है।
और इसलिए भी जब हम लोग रेवोल्यूशन को समझते हैं तो हम लोग एक बार के लिए रोटेशन को इग्नोर कर सकते हैं, सो दैट हम लोग रेवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली समझ सकें, बिकॉज रोटेशन का जो टाइम पीरियड भी है ना, वो भी असल में काफी कम देखने को मिलता है। नाउ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो मैंने आपके सामने ये वाला जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये बनाया हुआ है, ये भी हमने पहले चर्चा करी हुई है। जिनको नहीं याद आ रहा उनको बता दूं कि इवन दो पिछले चैप्टर में भी बात करी हुई है, और इनफैक्ट एलिप्स के बारे में दोस्तों आपने कोनिक सेक्शन में अपनी 10वीं 11वीं कक्षा में कभी ना कभी डेफिनेटली इस टॉपिक को एनकाउंटर किया होगा। तब याद कीजिए आपने वो अलग अलग पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, है ना, वो सब चीज़ें जो ये कोन होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमने तब भी उन कक्षाओं में भी ले रखी थी। खैर, कमिंग ओवर हेयर, सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, मतलब कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 1 है, धरती यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी। जब धरती यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, धरती घूम करके वापस इसी पॉइंट पर आएगी। दोस्तों इस पूरे टाइम पीरियड को, इसको होने में 365 1/4 डेज लग जाते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब आप सोचेंगे कि हमारा जो साल है वो तो 365 दिन का होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हम लोग हमारा साल बनाते हैं वो 365 डेज का बनाते हैं, और ये जो 1/4 डेज होते हैं, क्योंकि ये हर साल एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है द क्वेश्चन ऑफ लीप ईयर। तो आपको मालूम होगा कि हर 3 साल के बाद चौथा साल जो है वो हम लीप ईयर बनाते हैं। वो इसीलिए बनाया जाता है दोस्तों, बिकॉज हर चौथे साल में वो 4 जो 1/4 दिन है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा दिन जो है उसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, और इसीलिए हर चौथे साल के बाद फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। ऐसे साल में 366 दिन होते हैं, जिसको कि हम लोग लीप ईयर भी बोल देते हैं। तो ये कहानी है लीप ईयर की, जिसका आंसर हमें मिलता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो कि असल में 365 1/4 डेज का है। खैर चलो, ये तो छोटी मोटी बात हुई, लेकिन जो मेजर डिटेल्स हैं जो कि हमें समझनी है वो है कि असल में जो रेवोल्यूशन है वो इन प्रोसेसेस को कैसे लेकर आता है, जिनको कि हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, जिनको कि हम लोग सोलिस्टिस बोलते हैं। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये दोस्तों आपका धरती का गोला है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें 2-3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। देखिए धरती का जो गोला है, सन आपका यहीं पर है, सन फिक्स्ड है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस से ये जून का टाइम है, एक बार के लिए इस डेट्स को भूल जाइए और यहाँ पर भी डेट्स को भूल जाइए। ये सितंबर का टाइम है, साल में आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर के बाद हम लोग दोस्तों दिसंबर में आ गए हैं, दिसंबर के बाद हम लोग दोस्तों मार्च में आ गए हैं, मार्च के बाद वापस जून में आ जाएंगे, फिर से वो साइकिल आपका चलता रहेगा। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? देखिए यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका साउथ पोल है। देखिए यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका साउथ पोल है। देखिए यहाँ पर भी आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका साउथ पोल है, यहाँ पर भी आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी आपका साउथ पोल है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धरती हमेशा ही जो उसका पोल है उसका जो डायरेक्शन है वो आपको फिक्स देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये आपका एक्सिस था दोस्तों, अगर ये धरती के थ्रू एंड थ्रू आपकी एक्सिस जा रही है, ये आपकी धरती के अंदर हमने एक्सिस को डाल दिया है, ये एक्सिस इस तरीके से टिल्टेड है, ये दोस्तों इसी तरीके से घूमता रहेगा। थोड़ा सा आपको ना बेयर करना पड़ेगा, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी है। सो इस तरीके से ये घूमता रहेगा, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से घूमता रहेगा। एक्सिस जो है वो कभी भी, एक्सिस जो है वो हमेशा सेम ही तरीके से आपको टिल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर आपका नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ था, तो जब ये दिसंबर में आ जाएगा तो एक्सिस भी आपको ऐसे देखने को मिलेगी। जी नहीं, एक्सिस आपकी वैसे के वैसे ही है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हिला नहीं है। धरती का जो टिल्ट है वो तो वैसे का वैसे ही है ना। धरती अगर इस तरीके से टिल्टेड थी तो ये हमेशा इस तरीके से ही टिल्टेड रहेगी। ये चीज आपकी बदलने नहीं वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट चीज क्या है ध्यान देने वाली? प्लीज नोट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल दोस्तों। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इसमें ये आपका इक्वेटर है, इसमें ये आपका इक्वेटर है, जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें दोस्तों ये आपका इक्वेटर है। अब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूं, इसी से ड्रॉ कर लेते हैं, इसी से ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये वाला है, ठीक है। इसमें और इसमें बाकियों में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये वाला है, इसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो ये वाला है। इसको चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को CP से मार्क कर रहा हूँ,
ये दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको CP से मार्क कर देते हैं। रही बात इक्वेटर की, ये इक्वेटर है और यहाँ पर भी आपको इक्वेटर देखने को मिल जाता है। नाउ ध्यान से देखिएगा कि बेसिकली जो आपका सन है, वो सन जो है वो दोस्तों अब टिल्ट के हिसाब से हमेशा ध्यान रखिए कि टिल्ट कितना था, 23.5 डिग्री था। अब आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ही क्यों है। और आई थिंक मैंने पहले एक बार इस चीज का जिक्र किया था कि मिड डे सन जो है वो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केवल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ही ओवरहेड जाता है, तो वो भी आपको अभी समझ आने वाला है। मिड डे सन जो है मतलब कि बिल्कुल सन एकदम ऊपर जो है वो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कर्क रेखा तक ही ऊपर जाएगा, वो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा तक ही ऊपर जाएगा। उसके अलावा जो उसके ऊपर वाले अक्षांश हैं और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे वाले अक्षांश हैं, उसके नीचे आपको सन जाता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। वो कैसे होता है, यहां पर देखिए सन जो है वो वैसे तो इस पूरे हिस्से को इल्यूमिनेट कर रहा है, ये इस पूरे हिस्से को इल्यूमिनेट कर रहा है। ये बात सही है क्योंकि सन यहां पर अपनी किरणों को छोड़ रहा है। अभी हम जून में हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सन इस पूरे हिस्से को इल्यूमिनेट कर रहा है, लेकिन और जब हम यहाँ पे हैं, जब हम दिसंबर में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सन पूरे इस हिस्से को इल्यूमिनेट कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दोस्तों जब हम जून में हैं तो असल में सन की जो बिल्कुल सीधी किरणें हैं वो ये वाला जो आपका सेमी सर्कल है, ये वाला जो आपका सेमी सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट कहां पर है, इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है। ये सेंटर पॉइंट क्या था, दिस वाज बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली जब हम दिसंबर में चले जाते हैं तो ये आपका सेमी सर्कल था, ये वाले सेमी सर्कल का दोस्तों सेंटर पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। यानी कि जब आप जून में हैं तो सन की जो बिल्कुल सीधी किरणें हैं, किरणें बाकी जगह पर भी जा रही हैं, लेकिन वहां पर सन की जो किरणें हैं वो स्लांट होकर जाती हैं। यहां पर भी किरणें बाकी जगह पर भी जा रही हैं वो, लेकिन वो जो उसकी रेज हैं वो स्लांटिंग होकर जाती हैं। लेकिन जो उसकी बिल्कुल सीधी रेज हैं, जिसको कि हम लोग मिड डे सन ओवरहेड बोल देते हैं, MDS बेसिकली स्टैंड्स फॉर मिड डे सन, और ये ओवरहेड होती हैं। तो जून के केस में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल ओवरहेड होती हैं, एंड दिसंबर के केस में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बिल्कुल ओवरहेड होती हैं। ये समझ आया किस तरीके से ये सेमी सर्कल्स का हमने सेंटर पॉइंट जो चूज किया है इस तरीके से चूज किया गया है। अब देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही क्यों मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट, क्योंकि जो टिल्ट का एंगल था वो 23.5 डिग्री था, और हमेशा यहां पर भी जो टिल्ट का एंगल था वो 23.5 डिग्री था। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि हमें 23.5 डिग्री पे देखने को मिलते हैं, वहां तक आपकी सन की किरणें बेसिकली हमें टेढ़ी होती हुई देखने को मिल जाती हैं। सो क्रूशियल पॉइंट टू नोटिस कि जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की किरणें ओवरहेड होती हैं। हालांकि वो एक ही दिन के लिए होती हैं, वो दिन आपको बताऊंगा कौन सा होता है, लेकिन जून के महीने में देखने को मिलता है। एंड सेकंड क्रूशियल पॉइंट टू नोटिस कि दिसंबर के महीने में सन की जो किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर हमें ओवरहेड देखने को मिल जाती हैं। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब इस चीज को हम लोग एक बार से रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। सेकेंड चीज जो कि आपको समझनी है वो क्या है कि ये सॉल्स्टिस वगैरह बेसिकली क्या होते हैं। उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए हमें इसको लेबल करना पड़ेगा। जो ये वाला पार्ट है जो कि सन के बिल्कुल सामने है दोस्तों, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं। मैंने आपको बताया कि धरती इस तरीके से ही टिल्टेड है। जब यहां पर जब जून के महीने में थे तो जो पार्ट नंबर 1 था वो इल्यूमिनेटेड था, पार्ट नंबर 2 डार्क। जब आप दिसंबर के महीने में पहुंच जाएंगे तो यही वाला जो पार्ट है, अब ये वाला पार्ट इल्यूमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट कौन सा है, ये दोस्तों पार्ट नंबर 2 है। और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 1 है, ये आपका डार्क हो जाएगा। लेकिन एक चीज मेरे को बताइए कि क्या जो आपकी धरती है क्या वो केवल 2 डायमेंशनल है? जी नहीं। यानी कि हमने इस पार्ट को पार्ट नंबर 1 बोल दिया और इस वाले पार्ट को पार्ट नंबर 2 बोल दिया, लेकिन ये वाला पार्ट जो मेरे फेस के सामने है और ये वाला पार्ट जो आपके फेस के सामने है, इसको भी तो लेबल करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर इसको लेबल कर देते हैं पार्ट नंबर 3, आगे वाले पार्ट को पार्ट नंबर 3 बोल देते हैं और पीछे वाले पार्ट को हम लोग पार्ट नंबर 4 बोल देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर आपका इस तरीके से धरती अगर जून में है, इस वाले पार्ट को पार्ट 1, इस वाले पार्ट को पार्ट 2, यहां सामने ये आपके तरफ वाले पार्ट को पार्ट 4 और मेरी तरफ वाले पार्ट को पार्ट 3 बोल देते हैं। जब दोस्तों हम लोग सितंबर में आ गए तो दिसंबर तो हमें समझ आ गया था। अब सितंबर में क्या होता है
कि पार्ट 1 और 2 जो है ना वो आपके आगे आते रहेंगे। यहां पर आपको पार्ट 1 साइड पे दिखेगा, अब आपको कंप्लीटली वैसे नहीं दिखेगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट जो कि आपको नजर आ रहा है ना, ये असल में वो वाला पार्ट है जो कि मेरे फेस के सामने है, पार्ट नंबर 3, और जो पार्ट नजर नहीं आ रहा वो पार्ट नंबर 4 है। सिमिलरली जब आप पहुंच जाएंगे स्प्रिंग में, तो जो पार्ट यहां पर नजर आ रहा है ये कौन से वाला पार्ट है, ये अगेन ये देखिए ये वाला पार्ट जो अभी मेरे को सामने था, ये सितंबर में मुझे नजर आ रहा था, अब ये यहां पर आ जाएगा, तो ये फिर से पार्ट नंबर 3 सामने है और पीछे वाला पार्ट नंबर 4 है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग ये वाले ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका इस तरीके से ग्लोब बना हुआ है, ये एक्सिस का टिल्ट इस तरीके से बना हुआ है ना, जैसे उधर को बना हुआ है तो इसका भी एक्सिस का टिल्ट इस तरीके से बना हुआ है। अब इसको देखिए कि ये जून में था, तो जून के केस में क्या था कि ये वाला पार्ट पूरा इल्यूमिनेट हो रहा था, और इस केस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था वो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था ना वो मिड पॉइंट आ रहा था। ये दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाज द मिड पॉइंट, यहाँ पर आपकी सन की किरणें सीधी आ रही थी। जब ये घूमते घूमते यहाँ तक आ गया यानी कि सर्दियों में आ गया, तो उस केस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपका मिड पॉइंट बन जाता है, वहां पर आपकी सन की किरणें सीधी आ रही थी। सन तो यहीं पर है, सन को हम लोग नहीं दिखा रहे, वो आपको विजुलाइज करना है कि इसके बीच में ही है। लेकिन जब ये स्प्रिंग यानी कि जब ये सितंबर और मार्च में है उस टाइम पे ये यहां पर है दोस्तों, अभी सन यहां पर था, तो अभी जब सन की किरणें सीधी आएंगी तो इमेजिन कीजिए कि क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर आएंगी या फिर इक्वेटर पर आएंगी। आपको पता लगेगा, आप इसको अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट की तरह भी करके देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो जब सन यहाँ, जब आपका अर्थ यहाँ पे आ जाएगा सितंबर वाले केस में, या फिर घूमने के बाद जब वो यहाँ पे आ जाएगा मार्च वाले केस में, यू विल एंड अप रियलाइजिंग कि इस टाइम पे जो आपका सन है, जो आपका मिड डे सन है, ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है इक्वेटर पे ओवरहेड, यहाँ पर भी और इवन यहाँ पर भी आपको जो मिड डे सन है वो इक्वेटर पर ओवरहेड देखने को मिलता है। अगर आप इन फेसेस को नाम दे देंगे ना तो आपको कहानी काफ़ी सिंपल हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, मैंने इस पार्ट को पार्ट 1 बोला, इस पार्ट को पार्ट 2 बोला, इस पार्ट को पार्ट 4, और जो पार्ट मेरे सामने है इसको पार्ट 3 बोल दिया। जब ये यहाँ पर आ गया सितंबर के केस में पार्ट 3 मेरे सामने है, पार्ट 4 आपके सामने है, और ये सन यहाँ पर था तो ये सन इस पार्ट को एल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है, इक्वेटर सेंटर में है। अब ये सर्दियों में आ गया तो उस केस में पार्ट 2 को एल्यूमिनेट कर रहा है, और उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये अगेन ऑपोजिट वाले पार्ट को एल्यूमिनेट करेगा, राइट। सो होता क्या है कि यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड है मिड डे सन, और आपका यानी कि मार्च में भी इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड है और सितंबर में भी इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड है। और इन केसेस में जब ये इक्वेटर के ऊपर, अब देखिए इक्वेटर के ऊपर 2 बार ओवरहेड हो जाता है, इन केसेस को दोस्तों हम लोग बोल देते हैं इक्विनॉक्स। जो हमने पहले 2 केसेस को समझा था, जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड था, जब ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड था तो वो आपका बनता था समर सॉल्स्टिस। सिमिलरली जब ये वाला केस था, जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बना हुआ था, तो उस केस में दोस्तों ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर ओवरहेड था, एंड दैट इज बेसिकली नथिंग बट योर विंटर सॉल्स्टिस। अब ये समर विंटर सॉल्स्टिस कैसे आया है वो भी आपको बताऊंगा, फिलहाल केवल परिभाषाओं को समझ लो कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सन ओवरहेड होता है तो हम लोग उसको सॉल्स्टिस का नाम देते हैं, सॉल्स्टिस। जब ये इक्वेटर के ऊपर इसकी किरणें बिल्कुल सीधी जाती हैं उस समय हम लोग इसको इक्विनॉक्स का नाम देते हैं, और यहां पर भी हम लोग इसको इक्विनॉक्स का नाम दे देते हैं। ये देखिए, सॉल्स्टिस इज एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन द सन अपीयर्स टू रीच इट्स मोस्ट नर्दरली और सर्दरली एक्सकर्जन, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में कितना ऊपर तक जा सकता था वहां तक चला गया, सदरली दक्षिणी गोलार्ध में कितना नीचे तक जा सकता था वहां तक चला गया, तो उस लोकेशन को हम लोग सॉल्स्टिस बोल देते हैं। 2 सॉल्स्टिसेस अकर एनुअली, जिनके एग्जैक्ट डेज भी हैं 21 जून और दिसंबर 21 को, और उसके बाद सेम कहानी, ये सेम फिर समर और विंटर सॉल्स्टिस के बारे में कहानी आपको पता लगेगी। और उसके बाद इक्विनॉक्स के केस में क्या होता है कि 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और सितंबर 23, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजिशन कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं है। अच्छा, ये भी आप चीज को यहां पे नोटिस कीजिए कि जब तो हम लोग बात कर रहे थे जून महीने की, जब हम बात करें दिसंबर महीने की दोस्तों, उस केस में जब हम लोग इसकी जून और दिसंबर महीने की बात कर रहे थे, यहां पर आपका सन था, लेट अस से आपका जो सन है, लेट अस से ये आपका सन है, ये आपका सन था,
तो आपकी पोल सन की तरफ टिल्टेड थी। जब दोस्तों हम लोग दिसंबर में आ गए तो आपकी पोल सन से अवे टिल्टेड थी। लेकिन जब मैं सितंबर में था तो क्या पोल का लेना देना सन के साथ था? नहीं था। और जब मैं मार्च में था तो क्या सन के साथ पोल का लेना देना था? नहीं था। सो बेसिकली ये इक्विनॉक्स में ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखते हैं, नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ये डेट्स पे वी विल कम बैक, लेकिन आई होप आपको ये फंडा समझ आ गया है कि इक्विनॉक्स किसे कहा जाता है एंड सॉलिस्टिस किसे कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा हमने इस चीज को सिंप्लीफाई ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। अब देखिए ये समर सॉल्स्टिस का नाम क्यों दिया गया है, इस चीज को भी ध्यान से देखेंगे। नाउ इवन दो जो इल्यूमिनेटेड वाला पार्ट है वो तो आप देख रहे हैं कि वो ये वाला पार्ट है, इसका एक्सिस के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर बने हुए हैं वो तो एक्सिस के साथ ही बने हुए हैं। तो अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को बनाना चाहूंगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका ये वाला है, एम आई करेक्ट? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो ये वाला है। इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है, इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है यहाँ पर आपको रोशनी देखने को मिलती है, और इसका जो माइनॉरिटी पार्ट है यहाँ पर आपको डार्कनेस, अंधेरा देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो सदर्न हेमिस्फेयर के मेजॉरिटी पार्ट में, ये वाले पार्ट में हमें डार्कनेस देखने को मिलती है, और माइनॉरिटी पार्ट में हमें रोशनी देखने को मिलती है। यानी कि जून के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो समर विटनेस कर रहा होता है। इसीलिए इस वाले सॉल्स्टिस को समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। ये भी आपको समझ आएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में, जब भी रेफरेंसेस लिए जाते हैं तो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से रेफरेंसेस को लिया जाता है, और जितनी भी परिभाषाएं हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से ही आगे जाकर के देखने को मिलती हैं। तो ये आपका समर सॉल्स्टिस है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है मेजरली वहां पर हमें रोशनी देखने को मिल रही है। सेम कहानी यहां पर देख लीजिए। यहां पर क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फेयर का जो मेजर पार्ट है, ठीक है, ये दोस्तों एक्सपोज्ड है टू द सनलाइट, और जो माइनर पार्ट है यहां पर आपको डार्कनेस देखने को मिलती है। सिमिलरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का दिसंबर के टाइम पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो मेजर पार्ट है यहां पर आपको डार्कनेस देखने को मिलती है, माइनर पार्ट में आपको रोशनी देखने को मिलती है। तो इस पार्ट को हम लोग विंटर सॉल्स्टिस बोल देते हैं। नाउ असल में ये जो मिड डे सन, क्योंकि देखिए ये जो सन, ये असल में क्या होता है कि ये जो मिड डे सन ओवरहेड है ना, ये एक ही दिन के लिए होता है, ये वहां तक जाता है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर से, क्योंकि ये धरती आपका आगे मूव करना शुरू कर देगी ना, ये धरती अभी यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। पूरे इसके बीच में देखिए जून से लेकर आप सितंबर तक बीच में 3 महीने हैं, तो धरती की पोजिशंस चेंज होती रहेंगी। तो केवल जब धरती यहाँ पर होती है, केवल उसी टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होती है, उसके बाद ऑब्वियसली कहानी बदल जाती है। तो दैट हैपेंस ओनली ऑन अ सिंगल डे, जिसको कि हम लोग 21 जून बोल देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर होता है तो 22 दिसंबर पे होता है। इक्विनॉक्स जो है वो 23 सितंबर पे होता है, और ये वाला जो इक्विनॉक्स है ये 21 मार्च को होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन और टिल्ट की वजह से ही हमें ये अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं? जून में उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है सर्दी, विंटर इन द सदर्न, समर इन द नॉर्दर्न। उसके बाद आप जब पहुंच जाएंगे, अब आप पहुंच गए हैं सितंबर में, इक्विनॉक्स का टाइम चल रहा है दोस्तों। सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में ऑटम, दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग। अब आप पहुंच जाएंगे दिसंबर में। दिसंबर में हमें मालूम है विंटर सॉल्स्टिस है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में चल रही है विंटर, दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है समर। आगे पहुंच जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे किसमें, यू विल बेसिकली एंड अप इन स्प्रिंग, जिसमें कि आप बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में आपका चल रहा, उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग चल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका चल रहा है ऑटम। हम सभी लोग भारत में रहते हैं, भारत कंप्लीटली उत्तरी गोलार्ध में है। आप भी जानते हैं जून में गर्मियां होती हैं, दिसंबर में सर्दियां होती हैं, उसके बाद सितंबर में ऑटम आ जाता है, सितंबर अक्टूबर में, और हमें मार्च में स्प्रिंग देखने को मिल जाता है। तो जो सीजन्स के नाम भी दिए गए हैं वो असल में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ही एक रेफरेंस पॉइंट मान के दिए गए हैं, एंड ऑब्वियसली उसका एग्जैक्टली विपरीत हमें सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे देखने को मिल जाता है। इसका बहुत सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं। सन तो दोस्तों यहीं पर रहता है, ये धरती इस तरीके से है, तो जो पार्ट धरती के सामने है वो इल्यूमिनेटेड आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इल्यूमिनेटेड है, यहाँ पर ये वाला पार्ट इल्यूमिनेटेड है। तो ये आपका
विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, कैसे भी इसको समझ लो, वो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये इसके सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स इस तरीके से हमें बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अब हमने फिगर को समझ लिया है, नाउ थिंग्स बिकम रियली रियली इजी। ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ये देखिए फिर से 21 जून को दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। मैंने बताया मेजर पार्ट जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, बिल्कुल। रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भी मैंने बताया कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, इस वाले सेमी सर्कल का, ठीक है। As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat because the rays are basically slanting. Since a larger portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. Longest जो आपका 21 जून है ये वो वाला दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन भी होता है, और इसीलिए दोस्तों आपको मालूम होगा कि इंटरेस्टिंगली जो इंटरनेशनल योगा दिवस है वो भी 21 जून को ही बनाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप समर सॉल्स्टिस को देखेंगे तो उस दिन क्या हो रहा था, अगर इधर से आपका बेसिकली यहां से सन की किरणें आ रही थी, ये देखिए ये आपका मिड पॉइंट था ना, ये वाले सेमी सर्कल का जो मिड पॉइंट था वो ये वाला मिड पॉइंट था। अगेन इस चीज को विजुलाइज कर लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों इस दिन क्या होता है, ऑलमोस्ट 13.5 घंटे की डे लाइट देखने को मिल जाती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। इट इज विंटर सीजन, नाइट्स आर लॉन्गर, पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द समर सॉल्स्टिस। तो इस टाइम पे जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहां पर कहानी पलट जाती है, बिकॉज यहां पर आपको सर्दी देखने को मिलती है। सो जो गर्मी सर्दी है वो टिल्ट की वजह से भी डिटरमाइन हो रही है, एंड ऑब्वियसली आपका जो चेंज ऑफ गर्मी सर्दी है वो आपका रेवोल्यूशन की वजह से डिटरमाइन हो रहा है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि टिल्ट जो है वो सीजन्स को डिटरमाइन करता है, लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो चेंज ऑफ सीजन्स को भी डिटरमाइन करता है। सेम कहानी विंटर सॉल्स्टिस में 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज, है ना। तो ये देखिए वही वाली कहानी, 22 दिसंबर को ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर दोस्तों सीधी सन रेज आती हैं। बस वही कहानी रिपीट होगी। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस पोजीशन को हम लोग विंटर सॉल्स्टिस बोल देते हैं। ये वाली फिगर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आपका सन की जो किरणें हैं वो इधर से आ रही हैं, तो ये वाला जो आपका सेमी सर्कल था, इसका जो आपका मिड पॉइंट है वो ये वाला कैप्रिकॉर्न बन जाता है, और ये वाला मेजर पार्ट आपका सन की तरफ टिल्टेड है। तो इस पूरे पार्ट में आपको समर देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट सन से अवे टिल्टेड है, तो इस पूरे पार्ट में आपको विंटर देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस टाइम पे क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हमारा उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों। विंटर सॉल्स्टिस के दिन यानी कि 21, ये 22 दिसंबर इसका डेट है, 21-22 ये वेरी भी करता रहता है, एक आध दिन ऊपर नीचे होता रहता है। इस दिन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जगहों पे 13.5 घंटे की डार्कनेस, सबसे छोटा दिन हमें देखने को मिलता है। इन चीज़ों से दोस्तों सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा समय लगाया है आपको इसको विजुलाइज करवाने में। इक्विनॉक्स के केस में ये 2 बार देखने को मिलता है, 23 सितंबर को एंड 21 मार्च को। 23 सितंबर को ऑटम सीजन उत्तरी गोलार्ध में, स्प्रिंग सीजन दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च को स्प्रिंग उत्तरी गोलार्ध में एंड दक्षिणी गोलार्ध में आपको ऑटम देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी सिंपल सी कहानी है। इसको दोस्तों बाय द वे जो आपका सितंबर में आने वाला टाइम होता है, इसको हम लोग ऑटमनल इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं, और जो आपका मार्च में आने वाला टाइम होता है इसको हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं। स्प्रिंग वाले इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी हम लोग कभी कभार बोल देते हैं। तो ये वाले वर्ड का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से आपके सारे के सारे सीजन्स बने हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। इन समरी बेसिकली क्या है कि रोटेशन वही है जो कि आपका दिन और रात डिसाइड करता है, रेवोल्यूशन वही है जो कि सीजन्स को यहाँ पे एग्जैक्टली डिसाइड करता है कि कौन सा सीजन आपके धरती के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन द रेवोल्यूशनरी ऑर्बिट आपका सीजन डिटरमाइन किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स रोटेशनल एक्सिस आपका दिन और रात डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैप्स को किस तरीके से स्टडी करना है। तो अगर आप लोग अपनी मैपिंग की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर से आपको काफी अच्छे हिंट्स मिलेंगे कि एग्जैक्टली मैप्स को स्टडी कैसे करना है। उसके बारे में भी आपको एनसीईआरटी काफी अच्छे तरीके से एनलाइटन करती है। इसी के साथ दोस्तों आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले एक बार बता दूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है उसकी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो रही हैं, चाहे तो एनरोल कर सकते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच आपके लिए शुरू होने वाला है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। और इसमें भी हम लोग आपके लिए कंप्लीट 900 से 32 घंटे की क्लासेस और बाकी सभी टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें आपको अवेलेबल करवाएंगे। ध्यान रखिए, एनरोल करते टाइम यू कैन यूज द कूपन कोड अनी यूपीएससी। इसका भी जो प्राइस है वो दोस्तों 8,000 रुपये ही रखा गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।